नमस्ते बच्चों, आप लोगों का विज्ञान के सेशन में एक बार फिर से स्वागत है। सजीव एवं उनका परिवेश, ये आजकल हमारा पाठ चल रहा है और हम लोगों ने इस पाठ में पढ़ लिया कि कैसे जो सजीव है उनको हम सजीव निर्जीव में डिफरेंशिएट कर सकते हैं और किस प्रकार जो सजीव हैं वो अपने पर्यावरण के अकॉर्डिंग उसमें अनुकूलन करते हैं और उस अनुकूलन से उनके शरीर में कुछ विभिन्नताएं भी आती हैं और वो वहां पे आराम से अपना एक जीवन यापन कर सकते हैं। तो अब हमारा क्योंकि जब चैप्टर हो गया है तो टाइम है थोड़े से प्रश्न और उत्तर के बारे में डिस्कस करना और जैसा जानते हैं हमारा बहुत कुछ रिवीजन भी हो जाता है। तो चलिए आज का पहला प्रश्न पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, आवास किसे कहते हैं? आवास का अगर हम देखें तो किसी स्थान का परिवेश जिसमें पौधे, जंतु एवं अन्य जीव रहते हैं उनका आवास कहलाता है। आवास का अर्थ है एक निवास स्थान, एक घर। जीव अपने भोजन, पानी, हवा, आश्रय और अन्य जरूरतों के लिए अपने आवास पर निर्भर करते हैं। कई प्रकार के पौधे और जानवर समान आवास साझा करते हैं। तो देखिए ये ना मैंने इसमें काफी चीजें दे दी हैं, तो आप देखेंगे तो काफी इसमें जो उत्तर है उसमें से भी प्रश्न आपके निकलेंगे। तो वो मैं अभी थोड़ा सा और आपके साथ डिस्कस करूंगी, लेकिन आवाज देखिए हमें इसमें सारी चीजें हमने बताई हैं कि इसमें बहुत जो हमारी जरूरतें हैं वो हमारे आवास होता है तो वो पूरी होती हैं। आवास का हमने अर्थ बताया है कि ये इसका अर्थ है कोई घर या कोई निवास स्थान। और अगर हम कहें आवास तो वो एक परिवेश है जिसमें विभिन्न जंतु, आपके जीव ये सब रहते हैं। तो और हमने ये भी देखा कि अगर आवास का देखें तो ऐसा नहीं है आवास एक का हो, वो साझा भी हो सकता है। उस आवास में पौधे भी रह सकते हैं, उसमें जानवर भी रह सकते हैं। अगर हम देखें हमारा घर भी एक आवास है, उसमें हम भी रहते हैं, पेड़ पौधे भी रखते हैं, थोड़े जंतु भी होते हैं, है या नहीं है? तो आवास देखें तो ये बहुत एक कहें बहुत एक वाइड एक चीज है। और हम अगर आपको और कुछ समझ में आ रहा है तो आप अपने उत्तर में लिख सकते हैं। कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे ऐप के थ्रू पूछ सकते हैं। तो चलिए आज का हम दूसरा प्रश्न लेते हैं। कैक्टस मरुस्थल में जीवन यापन के लिए किस प्रकार अनुकूलित है? अब अनुकूलन हमने पढ़ा है ना, अब कैक्टस ने कैसे अनुकूलन करा याद है? बिल्कुल ठीक, पत्तियां। पत्तियां कैसी होती हैं? कांटों के रूप में। तो इसको उत्तर में कैसे देंगे? तो देखिए कैक्टस की पत्तियां या तो वो अनुपस्थित होती हैं, वो होती ही नहीं है, और अगर होती हैं तो वो कांटों का रूप ले लेती हैं। इससे इन पत्तियों से होने वाला जो एक वाष्पोत्सर्जन होता है में होने वाले जलह्रास की एक कमी होती है। इसका तना पत्ती जैसी संरचना में परिवर्तित हो जाता है। तो अब इसमें देखिए एक आपका प्रश्न ये भी बन रहा है कि पत्तियां कांटों में जब बदल जाती हैं तो उससे वहां के जो पौधे हैं वो मरुस्थल में उनको क्या एक फायदा होता है? तो आप तब लिख सकते हैं कि उनसे क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन में से जो एक जल ह्रास होता है वो रुक जाता है, वो कम हो जाता है। ठीक है। तो आपका जैसा मैं हमेशा कहती हूँ हर प्रश्न के जो उत्तर होता उसमें से एक और प्रश्न निकल सकता है। तो हम उत्तर इस टाइप से देते हैं कि अगर आपने उतना याद कर लिया तो उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसका उत्तर आसानी से दे सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। आगे हम देखते हैं इसके, इन पौधों में प्रकाश संश्लेषण आमतौर पर तनों द्वारा किया जाता है। तना मोटी मोम जैसी परत से ढका होता है जो पानी को बनाए रखने में या अगर कहीं पानी को संचय करने में एक मदद करता है। कैक्टस के पौधों की जड़ें होती हैं जो पानी को अवशोषित करने के लिए मिट्टी में बहुत गहराई तक चली जाती। तो देखिए ये जब हमने पाठ करा था ये सब चीजें पूरी एक डिटेल में समझाई थी कि अब जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि पत्ती में काट जो काटे रूप हो रहा है,
तो कैसे वो एक पानी का संचय करने में एक सहायक हो रहा है। इसी प्रकार जो तना है, तो आपके ऊपर खाली तने के ऊपर से प्रश्न किया जा सकता है कि कैक्टस का तना। तो हमने इसलिए आपको सब कुछ इसमें दे दिया कि जो मोटी मोम की परत है वो क्या होती है, उसका मेन पर्पस होता है कि अंदर का पानी अंदर ही रहे, वो इवोपरेट नहीं हो, हवा में वाष्प बन के नहीं जाए। समझ में आ गया? क्योंकि मरुस्थल है, तो मरुस्थल में हमारा सबसे पहला टारगेट होता है पानी को बचा के रखना। क्लियर? चलिए, अब हमारा आ रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। और ये जो रिक्त स्थानों की पूर्ति, देखिए आप हमारे सेंटेंस हैं। अब मैं कोशिश करूंगी पहले आप अपनी तरफ से भी आंसर सोचिए और फिर चेक करते हैं कि आपने वो आंसर ठीक सोचा था या नहीं। तो हमारा पहला जो आज का रिक्त स्थान है वो है पौधे एवं जंतुओं में पाए जाने वाले विशिष्ट लक्षण जो उन्हें आवास विशेष में रहने योग्य बनाते हैं, डैश कहलाते हैं। यहाँ क्या आएगा? सोच लिया उत्तर? चलिए देखें। अनुकूलन, वेरी गुड। दूसरा जो है हमारा, स्थल पर पाए जाने वाले पौधों एवं जंतुओं के आवास को डैश आवास कहते हैं। तो स्थल पर पाए जाने क्या होंगे? स्थलीय आवास, गुड। और जो अव्यय आवास जो जल में रहने वाले पौधे एवं जंतु रहते हैं वो बहुत सिंपल है, जलीय आवास। आगे का देखते हैं। मृदा, जल एवं वायु किसी आवास के डैश घटक हैं। कौन से घटक पढ़े थे ना? क्या है ये? अजैव घटक। ठीक है। और हमारे परिवेश में होने वाले परिवर्तन जिनके प्रति हम अनुक्रिया करते हैं क्या है? उद्दीपन कहलाते हैं, है ना? तो हमारे जो परिवेश में जो परिवर्तन हो रहे हैं तो उनका जो हम अनुक्रिया करते हैं, याद आया? अब आगे चलिए। चलिए, अगर कुछ चीज भूल रहे हैं तो आप वो सेशन देख लीजिए, बुक खोलिए, फिर से उसको रिवाइज करें। और ये मैंने आपको इसलिए उद्दीपन का मैंने एक सबसे पहले थोड़ा नोट से समझाया था, फिर मैंने चैप्टर उसको आगे लेके समझाया था। याद है ना? चलिए, हाँ। अब जो दूसरा है प्रश्न, निम्नलिखित सूची में कौन सी निर्जीव वस्तुएं हैं? हम लोगों ने अभी जब हमारे लास्ट के 2-3 सेशंस थे उसमें हमने जीव निर्जीव के बारे में बात करी थी, है या नहीं है? अब इसमें आपका आ गया हल, छत्रक, सिलाई मशीन, रेडियो, नाव, जलकुंभी, केचुआ। इसमें हमें चूज करनी है निर्जीव वस्तुएं। तो आप क्या सोचते हैं? तो इसमें हमारे आ गए हल, सिलाई मशीन, रेडियो और नाव। किसी ऐसी निर्जीव वस्तु का उदाहरण दीजिए जिसमें सजीवों के दो लक्षण दिखाई देते हैं। निर्जीव में हमें सजीवों के लक्षण, और सजीवों के लक्षण हमने एक हमें मिल रहा था वो था मूवमेंट का, है ना? वो चल सकते हैं, गति है। तो बस और मशीन दोनों ही गति दिखाते हैं और ऊर्जा भी ग्रहण करते हैं, परंतु निर्जीव होते हैं। क्योंकि उसमें हमें जैसे पेट्रोल डालते हैं मशीन में, हमें या तो इलेक्ट्रिसिटी पास करनी होती है या उसको हमें हाथ से चलाना होता है। तो हमारा क्या होता है, ये जो है ये सारे एक उनमें हमें गति तो दिखाई दे रही है लेकिन और कोई गुण नहीं दिखाई दे रहा, वृद्धि नहीं दिखाई दे रही है, प्रजनन नहीं दिखाई दे रहा है, श्वसन क्रिया नहीं दिखाई दे रहा, उत्सर्जन नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए हम इनको निर्जीव की कैटेगरी में रखते हैं। और जो प्रश्न है, निम्न में से कौन सी निर्जीव वस्तुएं किसी समय सजीव का अंश थी? बताइए। मक्खन, चमड़ा, ऊन, खाद्य तेल, सेब, रबड़। क्यों कह रहे हैं हम इनको? मक्खन वो सजीव का अंश कैसे? मक्खन हमें किससे मिला? दूध से। दूध किससे मिला? गाय से। गाय कौन है? सजीव। ठीक है। चमड़ा, चमड़ा किससे मिलता है?
किसी हमारे जीव से, है ना। कोई वो जो बफेलो होती हैं, है ना, इनका वो ऊपर का मांस काट के लेते हैं तो वो चमड़ा बनता है। ऊन भेड़ से मिलता है। भेड़ कौन है? जीव है। खाद्य तेल हमें कहाँ से मिलते हैं? पौधों से। सरसों का तेल है, सनफ्लावर का है, मूंगफली का है, तो ये पौधों से मिल रहे हैं। है या नहीं है? पौधे सजीव है। सेब हमें पेड़ से मिलता है। रबड़ पेड़ से मिलता है। अगर रबड़ में आपको कंफ्यूजन है तो रबड़ भी हमें पेड़ से मिलता है। तो ये क्या होगा? ये सजीव हो गया। पेड़ सजीव है। क्लियर हुआ? तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कैसे हम आगे सोच सकते हैं। तो बच्चों आज हम लोगों ने थोड़े से प्रश्न और उत्तर देखे और ये देखा कि कुछ तो हमें उत्तर बिल्कुल हमें बुक से मिल जाते हैं जो हमने पढ़ा होता है, लेकिन कुछ जो अभी लास्ट प्रश्न देखा तो कितना एक अगर हमने चीज को समझ लिया है तो हम एक रिलेशन बना सकते हैं कि ये हमें कहाँ से मिल रहा है, इसका मेन सोर्स क्या है, और वो जो मेन सोर्स है वो क्या है, सजीव है या निर्जीव है। बस एक सिंपल ऐसे अगर आप थिंकिंग करेंगे आपको सारे उत्तर मिलेंगे। तो आज के सेशन में हमने थोड़े से प्रश्न और उत्तर आपकी बुक से लिए। अगले सेशन में भी थोड़े से प्रश्न और उत्तर के साथ मैं फिर मिलूंगी। तब तक जो पढ़ा है याद करते जाए, रिवाइज करते जाए। कोई भी प्रश्न ऐप के थ्रू पूछते चले जाएं। क्वेरी अपनी पूरी क्लियर रखें, जैसे आप बिल्कुल तैयार रहें याद करने के लिए और फिर आगे बढ़ने के लिए। तो अगले सेशन में फिर मिलते हैं। बाय।